सोचो, एक सुबह तुम सोकर उठे और तुमने ये देखा कि तुम्हारे इंस्टा की रील, सभी व्हाट्सएप के मैसेजेस और साथ ही साथ फेसबुक, यूट्यूब सब कुछ हवा में उड़ जाता है और वो तुम्हारी क्रश की स्टोरी जिसे तुम रोज छुप छुप कर देखते थे वो भी एकदम से गायब। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो। बस यही चीज होती है नेपाल के जेनज़ियों के साथ और फिर उन्होंने कहा कि अब बस, और उसके बाद शुरू होता है नेपाल में एक ऐसा प्रोटेस्ट जिसने पूरे नेपाल को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया है। तो उससे पहले मैं हूं रिचा जसवाल और आप लोग देख रहे हो फिल्मी फेफड़ा। तो अभी तुम्हारे दिमाग में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिरकार ये जेनज़ी कौन है। तो चलो मैं तुम्हें आज पूरी बात बताने वाली हूँ, उसके लिए हमारे साथ इस वीडियो के लास्ट तक रहे। तो भाई लोग देखो, सिंपल भाषा में तो वैसे जेनज़ी उन लोगों को कहते हैं जो 1995 से लेकर 2010 के बीच में पैदा हुए थे, मतलब कि हमारी और तुम्हारी जनरेशन। मतलब उनका बचपन तो शुरू होता है सीडीज से, लेकिन आज हमारा बचपन खत्म होने वाला है टिकटॉक और इंस्टाग्राम की रील पर। तो हाँ भाई, हम ही लोग हैं जेनज़ी, यानी कि आजकल की डिजिटल जनरेशन जो कि बिना फोन, बिना इंटरनेट, बिना सोशल मीडिया के बिना तो भाई रह ही नहीं सकते। बात तो सही है। तो वैसे तो हमारे जैसे जेनज़ी जनरेशन को फालतू और टाइम पास जनरेशन में काउंट किया जाता है, लेकिन हम लोगों ने यानी कि जेनज़ी वाले क्राइटेरिया ने नेपाल में प्रोटेस्ट करके ये साबित कर दिया है कि वो सिर्फ टाइम पास नहीं करते हैं बल्कि सही चीज के विपक्ष में अपनी आवाज भी उठाते हैं। क्योंकि चाहे हो क्लाइमेट चेंज या फिर हो करप्शन या फिर हो कोई अनफेयर रूल, मतलब ये सारी चीजों को घटते हुए देखकर जेनज़ी तुरंत ही इंस्टाग्राम पर स्टोरी डाल देते हैं कि जस्टिस फॉर XYZ। मुझे ये भी पता है कि तुम लोग बहुत ज्यादा समझदार हो और तुम लोगों को जेनज़ी का अच्छे से मतलब पता भी लग चुका है। तो अब बात करते हैं असली मुद्दे की। आखिरकार नेपाल में जेनज़ी ने किसके विपक्ष में आवाज उठाया और वहाँ पर प्रोटेस्ट क्यों किए। तो इसका सबसे पहला रीजन तो ये था कि यहाँ नेपाल के अंदर गवर्नमेंट ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ब्लॉक कर दिया था, जिसमें से इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ये सारी चीजों को बंद कर दिया गया था। और उसके बाद जो यूथ है वो बहुत ज्यादा वैसे तो गुस्सा ही हो चुकी थी, क्योंकि ये जो आजकल के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ये हम जैसे यूथ के लिए एक तरीके का ऑक्सीजन है। अरे कहना क्या चाहते हो? दूसरा सबसे बड़ा मेन रीजन तो ये था नेपो किड्स। जी हाँ, वही पॉलिटिशियन, वो भी नेपाली पॉलिटिशियन के बच्चे जो अपनी लाइफस्टाइल को, पूरी रईसी वाली लाइफस्टाइल को सोशल मीडिया पर दिखा रहे थे, जिसमें वो ये शो कर रहे थे दुबई की ट्रिप, पार्टीज, क्लब और भी बहुत सारी चीजें। और जैसे ही नेपाल की यूथ को इन सारी चीजों के बारे में पता लगता है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो असली जनता है उसे एक जॉब पाने के लिए बहुत लंबी लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता है। और जिसके बाद वहाँ के युवा कहते हैं कि भाई ये तो पूरी तरीके से इनजस्टिस है। और इसका तीसरा रीजन था करप्शन और अनएम्प्लॉयमेंट। तो वैसे तो नेपाल में पहले से ही काफी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट फैली हुई थी, वहाँ के लोग बहुत ज्यादा बेरोजगार थे और काफी ज्यादा गरीबी से अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे थे। लेकिन जैसे ही यहाँ पर गवर्नमेंट ने बिना बात के सोशल मीडिया को बैन किया, वैसे ही सभी यूथ के अंदर जो चिंगारी थी ना वो भड़क उठी। तो चलो अब मैं तुम्हें ये बताती हूँ कि नेपाल में प्रोटेस्ट का स्टार्टअप आखिरकार हुआ कैसे। तो वैसे तो नेपाल के अंदर जो यहाँ पर जितना भी प्रोटेस्ट होता है वो बहुत ही ज्यादा शांतिपूर्वक इसकी शुरुआत होती है। और क्योंकि यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो शुरुआत में बैनर्स को लेकर अभियान निकालते हैं, रैलीज निकालते हैं और आवाज उठाते हैं। लेकिन जब गवर्नमेंट के इन सब के करने के बावजूद भी गवर्नमेंट जब इन सभी लोगों को इग्नोर करती है ना, तो सभी यूथ के अंदर का जो वॉल्केनो होता है वो फट जाता है। तो जैसा कि मैंने तुम्हें अभी बताया था कि जैसे ही गवर्नमेंट ने यूथ की बातों को इग्नोर किया तो यहाँ पर यूथ रुकने वाला नहीं था। वो लोग भाई सभी के सभी नेपाली यूथ जितने भी थे वो सारे पार्लियामेंट तक पहुँच गए। वहाँ पर जाके उन्होंने तोड़ फोड़ मचा दी और साथ ही साथ वहाँ के पार्लियामेंट को आग लगा दी। इन सारी चीजों को रोकने के लिए वहाँ पर आर्मी और पुलिस को आना पड़ा, जिसके बाद वहाँ पर इस वायलेंस के कारण 19 लोगों की मौत हो गई और काफी ज्यादा लोगों को इंजरी भी पहुंची। मतलब कि यहाँ पर यूथ ने गवर्नमेंट को एक तरीके का संदेश ये दिया कि हमसे पंगा मत लेना।
लेकिन इन सारी घटना के होने के बावजूद असली मुद्दा था कि गवर्नमेंट की तरफ से एक्शन क्या दिया गया। तो यहाँ पर जैसे ही ये सारी घटना होती है उसके बाद यहाँ पर प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ता है कि यहाँ के प्राइम मिनिस्टर ओली भाई नेपाल को छोड़कर भाग जाता है और साथ ही साथ जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को मतलब बंद कर दिया गया था, ब्लॉक कर दिया गया था, उन्हें वापस अनब्लॉक कर दिया गया। लेकिन इसके बाद भी जो यहाँ के जेनजी थे वो बिल्कुल भी भाई संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने बोला कि ये जितने भी प्लेटफॉर्म है उनके आने से हमें कोई अब फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि अब तो हमें नेपाल में पूरी तरीके से सुधार चाहिए। उन्होंने ये बोला कि सिस्टम में ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, यहाँ पे जितना भी भ्रष्टाचार है, करप्शन है, उसे हटाया जाए, यहाँ की जितनी भी अनएम्प्लॉयमेंट है, जितना भी बेरोजगारी है, उन सबको खत्म किया जाना चाहिए। तो जिस हिसाब से मैंने अभी तुम्हें नेपाल के प्रोटेस्ट के बारे में जानकारी दी, उससे हमें ये बिल्कुल भी नहीं पता चलता है कि जो नेपाल है वहाँ पर जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो पूरी तरीके से रुक चुका है, क्योंकि अभी भी वहाँ पर दंगे फसाद और जेनजी के द्वारा किए जाने वाले जितने भी प्रोटेस्ट हैं वो जारी है। और इससे हमें एक क्लियर संदेश ये मिलता है कि जो जेनजी है वो सिर्फ मीम्स और सोशल मीडिया पर अपना टाइम पास नहीं करते हैं, बल्कि इनजस्टिस और अनफेयर चीजों के खिलाफ भी एकजुट होकर अपनी आवाज भी उठाते हैं। और इन सभी का जो एक वेपन है वो है सोशल मीडिया। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो और अगर आपको ऐसा लगा हो कि हाँ ये जो प्रोटेस्ट है ये बिल्कुल सही किया जा रहा है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो ऐसी ही और सारी अच्छी जानकारियों से जोड़ने के लिए हमारे इस फिल्मी फेफड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ।